हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास वेयर एवर लर्निंग इज एंजॉयबल। और आज की क्लास में पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने जो है वो इस चैप्टर की शुरुआत की थी, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो उसमें हमने जो है वो स्टार्ट किया था और हमने इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो हमने पढ़ा था, यानी कि बेसिक चीजें पढ़ी थी, जैसे कि मोशन क्या होता है ना, मोशन के टाइप्स क्या है। ठीक है, और मोशन के टाइप में भी हमने जो है वो दो टाइप में पढ़ा था, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ हमने डायमेंशन पढ़ा था और ऑन द बेसिस ऑफ हमने जो नेचर पढ़ा था। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन में आपको पता है कि 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल मोशन को पढ़ा था। फिर उसके बाद में हमने जो है वो नेचर के बेस में हमने ट्रांसलेशन मोशन पढ़ा था, मतलब उनके बारे में जो है हमने थोड़ा थोड़ा जो है उनकी कैटेगरी के बारे में पढ़ा था कि किस टाइप के जो है वो मोशन होते हैं। ठीक है ना, ट्रांसलेशन मोशन के बारे में जो हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था। फिर उसके बाद में हमने जो है वो वाइब्रेटरी मोशन पढ़ा था, जिसको आप जो है वो ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से हमने जो है वो बहुत सारी चीजें, मतलब जो छोटी छोटी चीजें पढ़ी थी। ठीक है, और उसके बाद में हमने पढ़ा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? तो आई होप आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस भी समझ में आया होगा कि डिस्टेंस क्या होती है। तो डिस्टेंस वो चीज होती है कि किसी ऑब्जेक्ट ने किसी टाइम, मतलब किसी है ना जो है वो आपके पास में फिक्स टाइम इंटरवल में जो आपके पास में पाथ है उसकी टोटल लेंथ कितनी है। अरे बात समझ में? या सिंपल सा मैं ऐसे बोलूं कि द टोटल लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, द टोटल लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अरे बात समझ में? ऑफ अ पाथ, तो जो भी आपके पास में पाथ है उसका जो मतलब उसकी जो टोटल आपके पास में लेंथ है, आगे बात समझ में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं ना। अब बात करते हैं हम कि डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस था? तो देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट सेम है। अरे बात समझ, डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह से डिस्टेंस है, बट डिस्प्लेसमेंट वो चीज है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ और वो किसी दूसरे पॉइंट पे गया, अरे बात समझ में, अब चाहे वो किसी भी पाथ से गया हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना पड़ता है, उसके अंदर जो इनिशियल और जो फाइनल पॉइंट है उसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगली बात समझ में? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगली बात समझ में? तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसका डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्लियर है? तक तो चलिए हम जो है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड जो है वो कुछ छोटे छोटे एग्जांपल करते हैं ताकि आपको चीजें और समझ में आए। तो देखो एग्जांपल, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर बात समझ में, हमें क्या करना है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना। कुछ एग्जांपल मैं आपके साथ ले रहा हूं। देखिए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हुआ और उसने जो पूरा एक राउंड लगाया। ठीक है ना, कोई सर्कुलर पाथ था, मतलब यहां से स्टार्ट हुआ, कहीं से भी ले लो, चाहे यहां से लो यहां से ले लो। ठीक है ना, ये ए पॉइंट है, यहां से स्टार्ट हुआ और वापस यहां पे आ गया। ठीक है, आपको पता है कि अगर ये सर्कुलर पाथ है तो ये इसकी क्या होगी? आप इसकी रेडियस होगी, ये भी क्या होगी? इसकी रेडियस ही होगी। अगली बात समझ में? अच्छा, डिस्टेंस क्या होती है कि द टोटल लेंथ ऑफ अ पाथ। अगली बात समझ में? तो पाथ आपके पास में ये है। क्लियर? सो द टोटल लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। सो इसने इस ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हुआ, ये ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे आके रुक गया, तो इसका मतलब इसने ये टोटल लेंथ कवर की। अरे बात समझ? अब आप सुनिए कि ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो सकती है। जैसे आपको पता होगा कि स्ट्रेट लाइन पे अगर कहीं जा रहे हो तो आप उसको मेजर करना बहुत इजी होगा। जैसे कि आपके पास में 5 किलोमीटर गए या आप जो है वो 1 किलोमीटर गए, 2 किलोमीटर गए, बट यह हमारे पास में सर्क्यूलर है। आपको पता होगा कि ये सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है। क्लियर है? तो सरकमफ्रेंस ही क्या होगी? इसकी डिस्टेंस होगी, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब यहां अगर मैं बात करूं कि इसकी डिस्टेंस क्या है, इसकी डिस्टेंस, तो इसकी डिस्टेंस हो गई आपके पास में कितनी? 2 पाई आर। आ रही बात समझ में? क्योंकि हमें पता है कि सरकमफ्रेंस क्या होती है किसी भी सर्कल की, वो होती है आपके पास में 2 पाई आर। क्लियर? तो अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इसका मतलब यहां से स्टार्ट हुआ इनिशियल, ये इनिशियल यहां से स्टार्ट हुआ और वापस यहीं पे आकर रुक गया, तो इसका मतलब इसका इनिशियल भी यही है और फाइनल भी यही है। तो इसका मतलब डिफरेंस इसका, या हम बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है? क्या कि 0 है, मतलब यहीं से स्टार्ट हुआ और वापस यहीं पे आ गया,
तो इनिशियल फाइनल के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 0 ही तो ही। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है आपके पास में, आप जो है वो एक तरह से डिस्टेंस है, बट ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस है। तो मैंने आपको पहली चीज बताई थी कि डिस्टेंस जो है वो आपके जो पाथ होता है उस पर डिपेंड करती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट आपके पाथ पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता है। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया आपको? ठीक, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। माना लेट अस कंसीडर ए पॉइंट ये है और यहां से कोई एक पर्सन स्टार्ट हुआ और ये आपके पास में बी पॉइंट है, यहां पे ये आपके पास में यहाँ पे ये ए पॉइंट हो गया और ये आपके पास में बी पॉइंट हो गया, और कोई एक पर्सन या कोई भी ऑब्जेक्ट वो यहां से ए से स्टार्ट हुआ और बी तक गया। क्लियर? आराम आराम समझेंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल आराम से चलेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है ना? बस आप जो है कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा के रखना, ठीक है ना? जैसे जैसे समझा रहा हूं वैसे वैसे दिमाग में रखना। क्लियर? ओके, यहां से स्टार्ट हुआ और यहां गया, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये आपको दे रखी, ये आर है। तो अब आप बताइए कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। क्लियर? तो डिस्टेंस, सबसे पहले डिस्टेंस पूछा तो डिस्टेंस वही चीज है, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। अब पाथ आपके पास में क्या है, यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक गया, यही पाथ है। अच्छा, अब आप बोलोगे ये डिस्टेंस हो कितनी सकती है, क्या डिस्टेंस हो सकती है? तो ध्यान से दिमाग लगेगा यहाँ पे कि अगर मैं इसको यहाँ पे इसको क्लोज कर दूं तो क्या ये एक सर्किल बनेगा? बिल्कुल बनेगा। हमें पता है कि अगर ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां जाता, ए पे आता, तो इसका मतलब ये इसने इसके सर्कमफ्रेंस को कवर किया, तो कितना होता है 2 पाई आर। ये इसका कितना है, आधा है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसकी जो सर्कमफ्रेंस है उससे आधा कर देंगे, तो इसका मतलब हमारे पास में क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। सो आपके पास में डिस्टेंस, सो डिस्टेंस आपके पास में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2। 2 से ये 2 मर गया, आंसर क्या आ गया आपके पास में, पाई आर। बोलो सही है, समझ में आ गया? ओके, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? ना, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका, डिस्प्लेसमेंट। अब आपको पता है कि हमें क्या चाहिए डिस्प्लेसमेंट के लिए, इनिशियल और फाइनल पोजीशन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक गया, तो इसका मतलब यही तो डिस्टेंस चाहिए हमें। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये r है तो ये भी कितनी होगी, r होगी, क्योंकि आपके पास में हाफ सर्किल है। अरे ये रेडियस है, एक तरह से हम समझ सकते हैं कि इसकी रेडियस है, तो ये भी क्या होगी, इसकी रेडियस ही होगी। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, r प्लस r इज इक्वल टू कितना, 2r। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल तसल्ली से समझाएंगे। ठीक है ना? क्लियर है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है ना? आप बिल्कुल ट्राई करना इसको, ठीक है ना? आप ट्राई करना। देखो मान लीजिए ये कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक है? ये एक सर्कुलर पाथ है, वापस बनाते हैं। ओके, ये एक सर्कुलर पाथ है, ये इसकी रेडियस है r। एक पर्सन यहां से स्टार्ट हुआ a से और यहां पे आया b तक, यहां से स्टार्ट हुआ और यहां b तक आया। अब आप बताइए कि वही क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन वही चल रहा है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यही करवा रहा हूं, ठीक है ना? ताकि आपकी छोटी छोटी चीजें और कुछ डाउट हो वो क्लियर हो जाए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, ठीक है ना? तो देखो, अगर एक पर्सन यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक गया a से b तक, तो आप बताइए कि इसने कितनी डिस्टेंस कवर की और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले डिस्टेंस की बात करते हैं, तो यहां से लेके यहां तक। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये आपके पास में यहां से यहां तक गया और ये इसकी रेडियस है, तो बताओ ये क्या होगी, फटाफट बताओ, आप खुद सोचिए। अगर ये r है तो ये भी क्या होगी, अरे ये भी तो r है, तो होना है इसको भी। अरे बात समझ में? अगर ये रेडियस है तो ये भी क्या होगी, रेडियस ही होगी। ओके, मुझे ये बताइए, आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा कि ये आपके पास में सर्किल का 1/4 पार्ट है। समझ में आ रहा है? ये पूरे ही सर्किल का 1/4 पार्ट है।
तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि अगर कोई भी पार्टिकल ए से स्टार्ट होकर वापस ए पे आएगा तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, आपका आंसर होगा सर 2 पाई। अगली बात समझ में? अच्छा, अगर मान लो ये यहां से लेके ये यहां तक आता तो इसका मतलब हम बोलते हैं कि इसने हाफ सर्किल कवर किया, तो इसका मतलब सरकमफ्रेंस का क्या करेंगे हम, आधा करेंगे। अच्छा, इस तरीके से अगर ये यहां से यहां आया तो हमें पता चल रहा है कि ये सर्किल का 1/4 पार्ट है, तो क्या करेंगे हम, सर्किल की जो सरकमफ्रेंस है उसका हम क्या करेंगे 1/4 कर देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, इसकी डिस्टेंस आ जाएगी कि यहां से लेके यहां तक जो कितनी डिस्टेंस है। समझ में आ रही है चीजें? अरे समझ में आ रही है चीजें? देखो, सो डिस्टेंस देखो डिस्टेंस क्या होगी यहाँ पे, तो अगर पूरा सर्किल अगर कवर करता तो डिस्टेंस होती कितनी आपके पास में, 2 पाई r। बोलो समझ में? अब ये कौन सा पार्ट है आप खुद से पूछिए, ये 1/4 पार्ट है। क्लियर? तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसको 1/4 पार्ट 1/4 से इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर है? सो 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास में आंसर कितना निकल के आ जाएगा, पाई r बाई। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी आपके पास में यहां से लेके यहां तक, वो है पाई r बाई 2। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है सब कुछ चीजें? ओके, अब मुझे बताओ, अब चाहिए डिस्प्लेसमेंट, सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ए और बी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो कोई ये मत समझना कि यही इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, गलत। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, ये आपको बताना कितनी है। अगली बात समझना, अब ध्यान से देखना, क्या ये ट्राइंगल बन रहा है? क्लियर? अच्छा, ये आपको क्लियरली देख रहा होगा कि ये 90 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट इसका मतलब हमें ये डिस्टेंस चाहिए। तो आपको पता है कि अगर यहाँ कोई एंगल बन रहा होगा तो ये थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने क्या होगी, हाइपोटेनस। पीछे बची क्या, बेस। तो एक्चुअली हमें क्या निकाला, हमें हाइपोटेनस निकालना है। और जब भी राइट एंगल ट्राइंगल बने और हाइपोटेनस निकालना हो तो हमारे पास में दिमाग में एक ही चीज क्लिक करती है, वो है पाइथागोरस थ्योरम। आगे बात समझ, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे बात समझ, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि आपके पास में हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही कहती है। ओके, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट आपके पास में क्या हो जाएगा, बताओ? डिस्प्लेसमेंट आपके पास में क्या हो जाएगा, रूट r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अरे बस डिस्प्लेसमेंट ये तो होगा ab, ये हमारे पास में ab स्क्वायर निकलेगा। अगली बात समझ में, तो ab स्क्वायर देखो क्या होगा आपके पास में, ab स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा यह मान लो आपके पास में o है। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, oa स्क्वायर प्लस ob स्क्वायर। तो ये आपके पास में ab इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, बताओ? रूट r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। बोलो सही है? समझ में आ रही चीज? नीचे तो ये हमारे पास में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ही होगा। अरे ए बी हमारे पास में क्या डिस्प्लेसमेंट ही तो है, तो इसका मतलब रूट r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास में, रूट 2r स्क्वायर। बोलो सही है? अब r स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो हमारे पास में r बचेगा और यहां से हमारे पास में क्या बचेगा, रूट 2 बचेगा। तो ये है इसका डिस्प्लेसमेंट r रूट 2। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट की जाती है। क्लियर है? था ये बिल्कुल बेसिक है। इससे रिलेटेड मैंने जो है वो एक क्वेश्चन पिछली क्लास में भी करवाया था मैंने, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। अगली बात समझ में, और ये भी ध्यान रखना, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगली बात समझ, और स्केलर और वेक्टर में भी आपको मैंने डिफरेंस बताया था। स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, सीधी सी बात। अगली बात समझ में, किसी को समझ में नहीं आ रहा मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू से समझ लो। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है कि जिनके पास में डिस्टेंस तो होती है और उनके साथ में मैग्नीट्यूड भी होता है। क्लियर है? तो ये होता है स्केलर और वेक्टर। तो डायरेक्शन फिक्स होती है, ये ध्यान रखना वेक्टर क्वांटिटीज की। तो हमें भी क्या बनना है, हमें भी वेक्टर ही बनना है, हमें स्केलर नहीं बनना है। क्लियर है? ओके, तो ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक, वो है स्पीड। स्पीड चलिए बच्चों, अब जो है वो हम स्पीड को स्टार्ट करते हैं। ठीक है? तो स्पीड क्या चीज है, तो आपने ये चीज जो है वो 9th में पढ़ी है। आई बात समझ में? ये चीज आपने 9th में थोड़ी बहुत आपने इसके बारे में
जरूर पढ़ा है कि स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, बट हम थोड़ी सी चीजें और जो हम यहाँ पे हायर लेवल पे पढ़ेंगे, हम बोल सकते थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे, इतना भी हायर लेवल पे नहीं पढ़ेंगे। आगे बात समझ में, ठीक है ना? मतलब बेसिक चीजें जो है वो हम यहाँ पे पकड़ के चलेंगे। क्लियर? तो स्पीड, तो फटाफट आप खुद ही बता दीजिए स्पीड क्या होती है। आपको पता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है ना? तो थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं इसको। क्लियर? ओके, द डिस्टेंस covered the distance covered by an object, the distance covered by an object in unit time is called speed. अच्छा, स्पीड को जो लिखा जाता है ना, स्पीड का सिंबल है आपके पास में v। स्पीड को किससे लिखते हैं? स्पीड को v से लिखते हैं, ठीक है ना? सिंबल याद रखना। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम s से भी लिख सकते हैं, d से भी लिखते हैं और x से भी लिखते हैं, ठीक है ना? तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के सिंबल चेंज हो सकते हैं, ठीक है ना? x हो सकता है, s भी लिखते हैं कई बुक वाले d भी लिखते हैं, ठीक है? तो स्पीड को हम किससे लिखेंगे? हम v से लिखेंगे। तो स्पीड आपके पास में क्या होती है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। आगे बात समझ में क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो इसका मतलब स्पीड इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास में? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर? अच्छा, अब कुछ और छोटी छोटी चीजें इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी SI यूनिट। इसकी SI यूनिट क्या है? SI यूनिट, तो SI यूनिट कैसे निकालेंगे? तो देखो, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर, ठीक है? ये आपके पास हो गया मीटर, सही है, डिवाइडेड। टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो बहुत इजीली निकाल लेंगे, मीटर पर सेकंड सबको पता ही है कि स्पीड जो है मीटर पर सेकंड में होती है ना? तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, मीटर पर सेकंड। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमें पता है कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका और टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, तो आपको पता होगा कि तो स्पीड भी क्या निकल के आएगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। तो इसका मतलब स्पीड क्या आपके पास में? स्केलर क्वांटिटी है। बोलो, समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? ठीक, चलो अब साथ में इसकी डायमेंशन की बात करते हैं। इसकी डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन आप खुद ही सॉल्व करिए, आपको पता चल जाएगा डायमेंशन क्या होगी। तो डायमेंशन हमें पता है कि मीटर क्या होती है? लेंथ। तो लेंथ को हम किससे लिखते हैं? L से लिखते हैं, तो L1। टाइम डिवाइडेड बाई टाइम भी लिखा जाएगा हमारे पास में T से, इसको जब डिनोट करता है तो ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास में क्या हो जाएगा? ये T की पावर -1। तो डायमेंशन निकालना मैंने बहुत अच्छे से आपको सिखा रखा है, ठीक है ना? लास्ट जो चैप्टर था उसमें मैंने डायमेंशन निकालना सिखाया था। आपको पता है कि अगर m की पावर कुछ भी नहीं दे रखी है तो हम क्या मान के चलते हैं कि m की पावर कितनी है? 0। और आपको ये भी मैंने बताया था कि डायमेंशन को हम जो है वो MLT की फॉर्म में लिखते हैं। क्लियर? तो यहाँ मैं डायमेंशन निकालना नहीं सिखा रहा हूँ, डायमेंशन निकालने के लिए मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा रखा है, ठीक है ना? वहां पे हमने जो है वो एक लेक्चर के अंदर 30 है ना, लगभग 30 जो है वो डायमेंशन हमने कैलकुलेट की थी, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी की, ठीक है? तो ये है आपके पास में डायमेंशन m0 L1 T-1। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो ये थी स्पीड के बारे में कुछ छोटी छोटी चीजें। अच्छा, एक चीज और, स्पीड को जो है वो किससे मेजर करते हैं? अरे बात, जैसे कि 40 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, तो जो आपके पास में स्पीड को जो अगर आप मेजर करते हो, स्पीड को जो मेजर करते हैं वो हम किससे करते हैं? स्पीडोमीटर से करते हैं। पता होगा आपको, सबको पता होगा, नहीं पता है तो याद रखना, स्पीड को किससे मेजर किया जाता है? स्पीडोमीटर से जो है वो मेजर किया जाता है। आगे बात समझ में क्लियर है यहाँ तक? ओके ना, अब हम आगे बढ़ते हैं कि स्पीड के भी कुछ टाइप है, जैसे कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, उनके बारे में बात करेंगे। क्लियर? ओके ना, अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड नाम से डेफिनेशन निकलती है इसकी, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक जैसा, इक्वल।
तो देखो इसकी डेफिनेशन लिखते क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट कवर्स equal distances in equal time intervals is called uniform speed. क्लियर क्या तक? यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल टाइम इंटरवल, अरे बात समझ में? समझाता हूं इसको कैसे। जैसे कि मान लो मेरे पास में कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, या कोई ऑब्जेक्ट है कोई भी समझ लो, जैसे कि कोई व्हीकल समझ लो। कोई व्हीकल क्या कर रहा है कि 5 सेकंड में जो है वो 50 मीटर कवर कर रहा है। 5 सेकंड में कितनी? 50 मीटर। क्लियर है? नेक्स्ट अगले 5 सेकंड में वो फिर 50 मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। उसके अगले 5 सेकंड में फिर वो 50 मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। डिस्टेंस तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो टाइम इंटरवल है, जैसे कि 5 सेकंड में 50, फिर अगले 5 सेकंड में 50, तो इसका मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल टाइम इंटरवल, उस स्पीड को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट की। क्लियर है? तक बहुत ही बेसिक चीजें है, समझ में आ रही होगी सारी चीजें। क्लियर है? ओके, जहां समझ में नहीं आया बता देना। क्लियर? ओके, अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। हमें पता चल रहा है कि स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होने वाली है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस जो है इक्वल टाइम में कवर नहीं होने वाली है। तो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी इसकी, एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल distances in equal time intervals is called non-uniform speed. आई होप समझ में आया होगा आपको। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉन, या हम बोल सकते हैं कि अनइक्वल, अरे बात समझ में, अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में, जैसे कि फर्स्ट 5 सेकंड में उसने जो है वो 50 मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर की, नेक्स्ट 5 सेकंड में उसने जो है वो 40 मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर की। क्लियर है तक? फिर उसके जो है वो अगले 5 सेकंड में उसने 45 जो है वो मीटर डिस्टेंस कवर की। क्लियर है? तो इस तरीके से मतलब कि हर 5 सेकंड के बाद में उसकी जो डिस्टेंस है वो अलग अलग आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल टाइम इंटरवल्स में, तो इसका मतलब है कि उसकी स्पीड क्या है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। आगे बात समझ में क्लियर है तक? तो फटाफट पहले आप इन चीजों को नोट करिए, फिर इसके बाद में हम जो है वो एवरेज स्पीड बढ़ता है और इंस्टेंटेनियस स्पीड बढ़ते हैं। क्लियर है? सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ओके, अब इतना नोट कर लिया है, तो फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड, तो इसको हम लिखते हैं वी एवरेज, ऐसे वी एवरेज हम जो है वो इसको ऐसे लिखा देते हैं। ठीक है ना? क्लियर है यहाँ तक? तो देखो डेफिनेशन लिखते हैं उसकी, क्या डेफिनेशन है। तो पहले एवरेज स्पीड की डेफिनेशन लिखवा लेता हूँ, फिर समझाता हूँ इसको। ठीक है ना? The ratio between the total distance covered by n moving object, the ratio between the total distance covered by an moving object and the time taken to cover that distance is called average speed.
इज कॉल्ड एवरेज। आगे बात समझ में, अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट टोटल डिस्टेंस जो है वो कवर करता है, ठीक है ना, और वो उस डिस्टेंस को कवर उसने कितने टाइम इंटरवल में किया, डिस्टेंस और उस टोटल टाइम का जो आपके पास में रेशियो है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड बोलते हैं। आगे बात समझ में, क्वेश्चन करेंगे ना सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, टेंशन नहीं लेंगे। आगे बात समझ में, अभी तो सिर्फ और सिर्फ हम जो है वो टर्म पढ़ रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं। तो इसका मतलब आपके पास में जो एवरेज स्पीड है, यानी कि वी एवरेज वो आपके पास में क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। आगे बात समझ में, ठीक है, ये आपके पास में क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड। नाउ वी एवरेज, अच्छा इसको लिखते कैसे हैं, टोटल डिस्टेंस को उसको लिखते हैं हम किससे, डेल्टा एक्स से, और टोटल टाइम को हम किससे लिखते हैं, डेल्टा टी से। आगे बात समझ, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट x1 डिस्टेंस से स्टार्ट हुआ और x2 डिस्टेंस तक गया, और x1 डिस्टेंस से जब स्टार्ट हुआ तो वहां टाइम t1 था, और x2 तक पहुंचा वहां टाइम t2 है, तो हम जो है वो एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपके पास में एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, वेयर आपके पास में x क्या है, डिस्टेंस को जो है वो डिनोट करता है। क्लियर है बात, आगे बात समझ में, ठीक, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, एक और टर्म पढ़ते हैं स्पीड से रिलेटेड, एक और टर्म के बारे में समझते हैं, जो है आपके पास में इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, मतलब अगर आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपसे पूछा जाए कि बताओ 2 सेकंड पे किसी ऑब्जेक्ट की क्या स्पीड थी, उसको बोलते हैं हम क्या, इंस्टेंटेनियस, मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट या इंस्टेंट पे। आ रही बात समझ में, क्लियर है यहां तक। सो द स्पीड ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट, द स्पीड ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर टाइम, at any particular time or instant is called instantaneous speed, is called instantaneous speed। अरे समझ में आ रहा है, क्लियर। अभी बता था इसका भी फॉर्मूला क्या है, क्लियर। यानी कि अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की, अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसके लिए आपको बताना हो कि बताइए 5 सेकंड में क्या स्पीड थी उस ऑब्जेक्ट की, या 10 सेकंड में क्या स्पीड थी, तो मतलब किसी इंस्टेंट या किसी पर्टिकुलर टाइम पे, आगे बात समझ, कोई टाइम इंटरवल नहीं है, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपको बताना है कि उसकी स्पीड क्या थी, तो उसको हम बोलते हैं कौन सी स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर। अच्छा, अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए, जो टाइम इंटरवल होता है वो बिल्कुल बहुत ही स्मॉल, बहुत ज्यादा स्मॉल। जैसे अगर मैं बात करूं 10 सेकंड, तो इसका मतलब 9 सेकंड भी नहीं होना चाहिए और नहीं 11 सेकंड होना चाहिए। 10 सेकंड में पूछा तो आपको 10 सेकंड पे ही बताना है, तो इसका मतलब टाइम इंटरवल जो है वो कितना है, बिल्कुल 0 के आसपास है। अरे बस इसको जो हम किस तरीके से लिखते हैं, तो यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ पे आपके पास में जो टाइम है वो है डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इसको क्या बोला जाता है, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब टाइम इंटरवल 0 के बिल्कुल आसपास है। इसका मतलब ये नहीं है कि टाइम 0 हो गया, मैं आपको पहले बता देता हूँ, इसको पढ़ते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इसका मतलब ये नहीं है कि ये टाइम जो है वो 0 हो चुका है, मतलब ये है कि जो टाइम इंटरवल है वो 0 की ओर है। आगे बात समझना, मतलब डिफरेंस टाइम इंटरवल, या हम बोल सकते हैं कि जो टाइम जो है आपके पास में, आगे बात, डेल्टा का मतलब क्या होता है, डिफरेंस ही तो होता है। आगे बात समझ में, तो टाइम इंटरवल जो है वो क्या है, 0 की ओर है। तो इसको हम कैसा लिखते हैं कि जो आपके पास में इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसको हम कैसे लिखते हैं, वी इंस्टेंट, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो जो एवरेज स्पीड होती है, यानी कि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, यही तो है हमारे पास में, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये एवरेज स्पीड, ठीक है। तो यहां हम क्या करते हैं, लिमिट लगा लेते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अब ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि मैथमेटिक्स है, और मैथमेटिक्स वाले तो लिमिट को समझ लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उनके चैप्टर है लिमिट। लेकिन बायोलॉजी वालों को थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ ये चीजें, लेकिन दिमाग में रखो इन चीजों को, कि जब भी आपके पास में ये लिमिट लगती है,
आ रही बात समझ में? नीचे क्या लिखा हुआ है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ टी की जगह जीरो रख लिया और स्पीड जो है वो आपके पास में इनफाइनाइट चलेगी। यह टाइम इंटरवल जीरो की और है, मतलब बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल है। अरे बात समझ, जीरो के आसपास जब भी इस तरीके से लिखा हुआ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब समझना कि टाइम इंटरवल बहुत ही कम है, बहुत कम, जीरो के आसपास। तो इसका मतलब जब आपके पास में लिमिट लगती है तो जो आपके पास में स्पीड है, जो आपके पास में स्पीड है वो हो जाती है ये dx बाई dt। अब बोलोगे सर ये क्या चीज है, ये है डिफरेंशिएशन। अरे बस मैं सिखाऊंगा कैसे करता है, ठीक है ना, कि जब अगर आप डिस्टेंस का अगर आप डिफरेंशिएशन कर लेते हैं तो इसका मतलब वहां से आप क्या निकाल सकते हो, स्पीड निकाल सकते हो किसी पर्टिकुलर टाइम पे। बताऊंगा ये डिफरेंशिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। जब मैं इसके क्वेश्चन करूंगा उससे पहले मैं आपको डिफरेंशिएशन बताऊंगा, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन क्या होता है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालते हैं dx बाई dt। क्लियर है? यानी कि जब लिमिट लग जाती है एवरेज स्पीड पे, जब एवरेज स्पीड का आप लिमिट लगा लेते हो टाइम की डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो ये एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है किसमें, डिफरेंशिएशन में। बताएंगे, बहुत इजी चीज है, समझ में आएगा, ठीक है ना। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ आप दिमाग में रखिए इस चीज को। क्लियर है यहाँ तक? इंस्टेंटेनियस स्पीड समझ में आ गया, एवरेज स्पीड समझ में आ गया। तो एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर? एवरेज स्पीड कहलाती है। और इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे। क्लियर है ना? जैसे कि मुझे 10 सेकंड में बतानी है, 20 सेकंड में बतानी है कि किसी व्हीकल की स्पीड क्या है या किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, ठीक है। तो ये आपके पास में स्पीड के बारे में। क्लियर? नाउ अब बात करते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर, जो है आपके पास में वेलोसिटी। ये आपके पास में यहाँ पे स्पीड जो है वो खत्म हो चुका है। सिर्फ अभी मैं जो आपको टर्म बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लियर? वेलोसिटी, वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी को हम जो v से लिखते हैं, वेलोसिटी का भी सिंबल v ही है, वेलोसिटी का सिंबल भी v है, ठीक है। अब डेफिनेशन क्या है इसकी, समझते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement, the rate of change of displacement of an moving object is called velocity। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए जो डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज है, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, रेट का मतलब होता है टाइम्स के रिगार्डिंग, ठीक है ना। इस रेट का जब भी वर्ड कहीं पे भी, जरूरी नहीं यहाँ पे भी, आगे जब भी आप कुछ भी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है ना, जब भी हमारे पास में रेट वर्ड आएगा, इसका मतलब होता है डिवाइडेड बाई टाइम। रेट का मीनिंग क्या है, टाइम। आगे बात समझ में, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्लियर? देखो यहां हम ये भी बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो आपके पास में वेलोसिटी है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बोलो समझ में आ रहा है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि अगर वेलोसिटी को निकालना चाहे तो वेलोसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर है यहां तक? या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट इन डिफाइनाइट डायरेक्शन, अरे बात समझ में, इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये भी डेफिनेशन लिख सकते हो आप, आगे बात समझ में, लेकिन ये लिखोगे बहुत अच्छा रहेगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्लियर? तो आप जो है वो ये डेफिनेशन लिखना। मैं चीजें समझाना चाह रहा हूं कि हम जब वेलोसिटी और स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड में हम बात करते हैं डिस्टेंस की, और वेलोसिटी में हम बात करते हैं किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। क्लियर? क्योंकि वेलोसिटी जो निकलती है वो डिस्प्लेसमेंट से निकलती है और स्पीड जो निकलती है वो डिस्टेंस से निकलती है। क्लियर यहां तक? ओके। अब मुझे ये बताओ कि आपके पास में डिस्प्लेसमेंट है और टाइम है, तो क्या हम वेलोसिटी की यूनिट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। बताइए क्या उसकी यूनिट होगी, ऐसा यूनिट क्या होगी, इसकी ऐसा यूनिट बताओ। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो इसका मतलब
इसकी यूनिट क्या निकल गई, मीटर पर सेकंड। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो इस तरीके से ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है? ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, नाउ अब बात करते हैं इसकी डायमेंशन की भी बात कर लेते हैं साथ में। इसकी डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन, तो डायमेंशन वही मीटर पर सेकेंड, तो यानी कि L1 T माइनस 1। m तो है ही नहीं, मास के रिगार्डिंग कुछ दे ही नहीं रखा है, तो इसका मतलब m की जो डायमेंशन क्या होगी, 0 होगी। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था आपके पास में वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट करिए, फिर हम जो आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। क्लियर? सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। जैसे आपने जो है वो एवरेज स्पीड पढ़ा, अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आज की क्लास वैसे भी बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, ठीक है ना। तो फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। एवरेज वेलोसिटी सेम एवरेज स्पीड के जैसा ही है कि द रेशियो बिटवीन the total displacement the ratio between the total displacement of a moving object the ratio between total displacement of a moving object and total time taken, the total time taken to that displacement, is called average velocity। आगे बात समझ में कि द रेशियो बिटवीन द टोटल, जैसे आपको पता होगा कि एवरेज स्पीड क्या थी, कि द टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का रेशियो। सेम इस तरीके से यहाँ पे आपके पास में द रेशियो बिटवीन द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट एंड टोटल टाइम टेकन फॉर दैट, जैसे यहाँ देखो फॉर कर दो, ठीक है ना, फॉर दैट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। क्लियर? सो एवरेज को हम कैसे लिखते हैं, वी एवरेज, ऊपर हम एरो का साइन लगा लेंगे। अच्छा, ये एरो का मतलब क्या होता है, जिस भी क्वांटिटी के ऊपर अगर एरो लगा हुआ हो उसका मतलब वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास में टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्लियर? तो इसका मतलब आपके पास में वी एवरेज वेलोसिटी आपके पास में क्या हो जाएगी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। टाइम पे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि टाइम स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना, टाइम की डायरेक्शन नहीं होती है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। अच्छा, इसको लिखते कैसे हैं, जैसे आपको बताऊं तो मैंने स्पीड में भी लिखा था डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, तो वहां लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। अरे बात समझ, यानी कि x1 डिस्टेंस कवर करने में t1 टाइम लगा और x2 डिस्टेंस कवर करने में t2 टाइम लगा, तो इसका मतलब जो एवरेज होगा वो ऐसे निकालते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो ये था आपके पास में एवरेज वेलोसिटी। तो अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सेम वही चीज कि द velocity of an object at any particular time or instant is called instantaneous velocity। आगे बात समझ में, जैसे स्पीड का था कि द स्पीड ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर टाइम
ठीक है, या आप बोल सकते हैं किसी इंस्टेंट पे। तो सेम यही चीज है, अगर आपको वेलोसिटी बतानी हो कि 5 सेकंड पे क्या वेलोसिटी थी, 7 सेकंड पे क्या वेलोसिटी थी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो सेम यही चीज है यहाँ पे भी कि आपके पास में जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस, वहां क्या करेंगे हम, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। तो आपके पास में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कुछ इस तरीके से हो जाएगी, डी एक्स बाई डी टी। अगली बात समझ में? तो इस तरीके से जो है वो हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट, सॉरी वेलोसिटी जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो जब क्वेश्चन करेंगे तो चीजें आपको सारे क्लियर हो जाएगी नेक्स्ट लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो स्पीड और वेलोसिटी के क्वेश्चन करने वाला है। क्लियर है यहाँ तक? तो आई होप आपको आज की क्लास में सब कुछ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।